भी मैंने पाँव पाँव चलना सीखा था कि मौत के बेरहम हाथ ने माँ को मुझसे छीन लिया और कुछ दिनों बाद अबू ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने जू तू करके पाल पोस कर मुझे जो उन किया। दूसरी माँ मुझसे बेतहाशा काम लेना चाहती थी। सच कहूँ तो वो मुझसे सारे घर का काम लेना चाहती थी। जिस कदर हिम्मत मेरे तन्नातुआ में थी काम करती रही, लेकिन फिर हिम्मत ने जवाब दे दिया तो मैं बीमार पड़ गई। इलाज हुआ, जल्द अच्छी ना हो सकी, रोज बरोज लागर होने लगी। माँ इस सूरत हाल से घबरा गई। वो चाहती थी कि मैं जल्दी से भली चुंगी होकर फिर से घर का काम संभाल लूं, और मैं थी कि चार पाई छोड़ने का नाम ना लेती थी। शायद मैं ठीक होना नहीं चाहती थी। माँ ने देखा ये काम करने के बजाय अपनी तीमारदारी मुझसे कराती है, तो उसने मेरे बाप से कहा इसको तब्दीली आबो हुआ की ज़रूरत है। क्यों ना हम इसको इसकी खाला के पास कुछ दिनों के लिए भेज दें। शायद वहां जाकर ठीक हो जाए। मेरी सगी खाला फैसलाबाद में रहती थी। अबू एक दिन मुझे उनके घर छोड़कर चले गए। वो मेरी माँ से बहुत डरते थे। खाला ने मुझे प्यार दिया तो मैं जल्दी अच्छी हो गई। खाला चाहती थी कि मैं आगे पढ़ लूं, लेकिन सौतेली माँ ने मुझे बहुत डरपोक बना दिया था। जब भी सड़क पर चलती हर शख्स मुझे घूरता हुआ खाई देता और मैं सहम जाती। मेरे अंदर खुद एतमादी नाम की कोई चीज़ ना थी। आगे पढ़ने से नफरत हो गई। जब भी पढ़ने के लिए किताब उठाती, माँ मुझे उठा देती और कहती बाद में पढ़ लेना, पहले ये काम कर दो। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आज तक कभी किसी को सहेली ना बनाया। मुझे लड़कियों से भी डर लगता था। मेरी खाला का सिर्फ एक ही बेटा था, मसूद, जो कभी मुझे अच्छा लगता और कभी बुरा लगने लगता था। खाला का घराना मुख्तसर लेकिन काफ़ी खुशहाल था। घर में दौलत की रेल पेल थी। उन्होंने अपने इकलौते बेटे की तरबियत बहुत ही लाड प्यार से की थी। खाला अपने बेटे के खूब ही नाज उठाती थी। मसूद बहुत खूबसूरत था। जब वो अच्छे कपड़े पहनता तो शहजादा लगता था। मैं बुरी शक्ल और सूरत की ना थी, फिर भी मसूद जैसी ना थी। मुझे इसकी सूरत पर रश्क आता था। वैसे भी मैं बहुत सीधी सादी थी। हर वक्त चादर ओढ़े रहती। फैशन मेरे करीब से न गुजरा था। जब मैं पहली बार अपनी खाला के घर गई तो मैंने मसूद को सलाम किया। इसने मेरे सलाम का जवाब ही ना दिया। बड़ी नखवत से देखा और चला गया। ये बात इसकी मुझे बहुत बुरी लगी थी। आंखों में आंसू आ गए थे। खाला अगरचा मुझे प्यार करती थी, लेकिन घर का काम ये भी खूब लेती थी। फर्क सिर्फ यह था कि सौतेली माँ काम का इनाम लानत में लमीत की सूरत में देती थी, जबकि खाला प्यार के दो बोल के कर मेरा अदल जीत लेती थी। खाला के घर काम वाली भी आती थी, जो झाड़ू बर्तन और कपड़े धोने का काम कर जाती थी। मैं सिर्फ खाला का दीगर कामों में हाथ बटा देती थी। मैं यहाँ खुश थी। यहाँ सब अच्छे थे। खाला और खालू प्यार करते थे। सिर्फ मसूद ऐसा था जो अपने रवैये से मुझे दुख पहुंचा रहा था। वो कभी लापरवाह, कभी पर नखवत और कभी बेनियाज बना रहता, जिससे मुझे अपनी ज़ात की नफ़ी महसूस होती तो मेरा अदल गठने लगता था। रफ्ता रफ्ता मैंने ये महसूस किया कि मसूद की लाताल्लुकी कम होती जा रही है। अब इसको एहसास हो चला था कि मैं एक फ़र्द हूँ जो इसके घर में रहती हूँ। वो मुझसे हम कलाम होने लगा, लेकिन सिर्फ काम की हद तक। मसलन, नीमा, ज़रा मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, जूते पॉलिश कर दो। एक दिन आया और कहने लगा, नीमा मुझे बहुत जल्दी है, ज़रा मेरे जूते पॉलिश कर दो। मैं इससे डरती थी। इसका मुझ पर बहुत रोब था। हालांकि वो कुछ कहता नहीं था, लेकिन जब कहता तहकुमाना अंदाज में, मैं जल्दी जल्दी इसके जूते पॉलिश करने लगती। एक रोज़ जबकि मैं सर झुकाए तेज तेज जूते पॉलिश करने में लगी थी, सर ऊपर उठाया तो देखो मुझे घोर रहा है। मैं घबरा गई तो वो हंस पड़ा, कहने लगा, नया पाश तुम्हारे चेहरे पर लगी है। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। जल्दी जल्दी पॉलिश करने के बाद जब मैंने जाकर आईना देखा तो हैरान रह गई कि पॉलिश का मेरे चेहरे पर नामो निशान भी नहीं था। न जाने मसूद ने ऐसा क्यों कहा था। एक दिन वो इस्त्री स्टैंड अपने कमरे में ले गया और मेरे पास आया कि मेरी शर्ट इस्त्री कर दो। मैंने कहा, अच्छा। जब मैं इस्त्री करने लगी तो वहाँ मेज़ नहीं थी। कहने लगो, मेरे कमरे में है,
तुम इस्त्री लेकर ऊपर आ जाओ। मैंने खाला की तरफ देखा। वो बोले, हाँ हाँ चली जाओ, वही इस्त्री करके दे आओ। इसमें क्या हर्ज है, आज मैंने नया जोड़ा पहना था। ये सिल्क का सूट काफ़ी खूबसूरत था जो खालू मेरे लिए क्वेटा से लाए थे। इस्त्री करने में महव थी कि मसूद मेरे पास आ गया। कहने लगा, इस जोड़े में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अपने दिफा में कुछ भी ना सूझा तो मैंने कह दिया, शुक्रिया भाईजान। अभी मेरे मुंह से बात खत्म न हुई थी कि मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। मैं इस अचानक हमले के लिए तैयार न थी। मेरी चीख निकल गई, आंखों से आंसू बह निकले। लगता था इसने पूरी कुव्वत से मुझे थप्पड़ रसीद किया था। मैं सिसकियां लेकर रोती हुई इसके कमरे से जाने लगी तो वो कहने लगा, मेरी एक बात सुनती जाओ, आइंदा मुझे भी तुम भाई ना कहना और अब यहाँ से दफ हो जाओ। मैं रोते रोते हाथरूम में खस गई और पानी खोल दिया ताकि उसके शोर में रू सकूं। खूब जी भर के रोने के बाद अपना चेहरा देखा तो हैरान रह गई। मेरे चेहरे पर उसकी उंगलियों के निशान पड़ गए थे। इस रोज मैं खाला के सामने न गई, अपने कमरे में जाकर मुँह लपेट कर सो गई। शाम को मुझे मसूद ने आवाज दी, नीमा एक कप चाय बना लाओ। बादल नखास्ता मुझे उठना पड़ा। खाला के डर से मैंने चाय बनाई तो वो किचन में खुद ही आ गया और कहने लगा, प्लीज नीमा, मुआफ कर दो, लेकिन आइंदा कभी मुझे भाई मत कहना। अब हर वक्त मुझे मसूद से खौफ आने लगा था। मैं इसके साय से डरने लगी, दिन रात कुड़ने लगी, काफी कमजोर हो गई। दिल चाहता था कभी आईना ना देखूं बल्कि अपना चेहरा ही बिगाड़ लूं। जिस पर मसूद का थप्पड़ पड़ा था, खुदा जाने मेरे साथ क्या मसला था। अब जबकि वो मुझे बुरा लगता था लेकिन मैं उसकी किसी बात से इनकार भी ना कर सकती थी। वो जो कहता मान लेती और वैसे ही इसका हर काम करती। लेकिन अब मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, इसके सामने जाने से कतराती। वो खुद ही मेरे सामने आ जाता था। मैं इससे बचती थी लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। इस रोज वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रहा था। खाला ने मुझे आवाज दी, नीमा बेटी तुम जाकर मसूद की तैयारी करा दो। मैं उसके कमरे में गई। वो बैग में अपने कपड़े रख रहा था। मैंने तैयारी में इसको मदद दी। बहुत जल्दी में था, कहने लगा, काश नीमा मेरे बस में होता तो मैं जरूर तुमको साथ ले जाता। मैं हैरत से इसकी बात सुन रही थी कि मुझ पर हुक्म चलाने वाला आज मुझे क्या कह रहा है। कभी कभी तो वो सख्त लहजे में मुझको हुक्म देता। इस वक्त वो बड़ा ही परसुकून होता जबकि मेरा अदल धड़क कर पागल हो जाता और मेरी हालत अजीब हो जाती जो मैं बयान नहीं कर सकती। वो मुझे अपने इशारों पर चला रहा था और मैं उसके कहने के अलावा कोई काम भी ना कर सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे लेने के लिए अबू आ गए। मैं खुश हो गई कि चुल्लू मसूद के तहक्कुम आमेज लहजे के अजाब से तो बचूंगी। उम्मी बीमार थी, उनको मेरी ज़रूरत थी। घर आते ही सारा काम मेरे सर पड़ा। फिर भी खुश थी कि मसूद के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं मिले तो अच्छा है। कुछ दिन बाद उम्मी ठीक हो गई तो वो फिर से फिरौन बन गई। अब विनय माँ का रवैया देखा तो मुझे फिर खाला के पास छोड़ गए। खाला ने बताया कि जब से तुम गई हो मसूद तब का घर से निकला हुआ है, देर को घर आता है, खुदा जाने किधर रहता है। रात हो गई, वो घर ना आया। खाला ने कहा, बेटी में और तेरे खालू सो जाएं और मसूद आए तो इसको खाना दे देना। ये सुनकर मेरी भूख अलिफाड़ गई। न जाने क्यों अब मुझे मसूद से ज्यादा खौफ आने लगा था। खाला और खालू अपने कमरे में जाकर लेटे ही होंगे कि हान सुनाई दिया। दिल धक धक करने लगा। मैंने अचानक एक फैसला किया और जाकर अपने कमरे में लेट गई। मसूद ने गेट बंद किया। वो किचन में आया। इसने मुझे आवाज नहीं दी, खाना गर्म किया, खाना खाया। फिर वो मेरे कमरे में आया। इसने लिहाफ मेरे ऊपर ढांप दिया। कमरे की लाइट जल रही थी। इसने लाइट बंद की और ऊपर अपने कमरे में चला गया। इन बातों से पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इसके दिल में रहम है, मेरे लिए कोई जगह है और वो मुझे भी इंसान समझता है। इस तमाम रात मुझे नींद ना आई। सुबह उठी तो धूप निकल आई थी। शर्मिंदा शर्मिंदा उठकर बैठ गई।
सुबह न जाने कब हो गई थी। जल्दी से उठकर मुंह हाथ धोया, नीचे गई खाला नाश्ते का काम समेट चुकी थी और मैं चौरस्सी बनी खड़ी थी। जाकर देख, तेरे खालू कपड़े इस्त्री करवाने को परेशान हो रहे होंगे। जब मैं खालू के कमरे में गई तो हैरान रह गई। खालू ने खुद ही कपड़े इस्त्री कर लिए थे और जूते भी खुद पॉलिश कर चुके थे। मैंने उनसे माजरत की तो वो कहने लगे, बेटी कोई बात नहीं, अगर आज तुम्हारी आंख देर से खुली, तुम क्या इस घर की नौकरानी हो जो हर एक काम लाजमी तुम ही करो? हमको भी अपने काम खुद करने चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई। खालू बोले, मसूद से पता कर लो, शायद वो परेशान हो रहा हो। मैं भागी भागी मसूद के कमरे में पहुंची। देखा जो शख्स कभी उठकर पानी नहीं पीता था पन्ने जूते पॉलिश कर रहा था। मैंने जल्दी से बुर्श और जूता इसके हाथ से लिया। बोला, इतनी क्यों घबरा रही हो? तुम सो रही थी। तुमने कोई जुर्म तो नहीं किया जो ऐसी फजल हो रही हो? इसकी बात से मेरा हौसला हुआ। डर से जो मीर अरनक जर्द था वो ना रहा। शर्मंदा ही सर झुकाए जूता पॉलिश कर रही थी, जैसे कि यही मेरी किस्मत में हो। आज जो मसूद ने मोहब्बत भरे लहजे में मुझसे बात की तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। जी चाहता था इसी घर में रहूं हमेशा के लिए, लेकिन मसूद जो मुझे पीर की जूती समझता था भल मुझे क्यों कर गले का हार बना सकता था? मैं यही सोचा करती थी। आज पहली बार मुझको एक दूसरा एहसास हुआ था। मैं किसी और नहज पर सोचने लगी थी। शायद ये लोग मुझसे प्यार करते हों और मेरी यतीमी को भलाकर मुझे वो मकाम दे दे जो मुझको मिलना चाहिए। अगले दिन मसूद की छुट्टी थी। वो अपने दोस्त के घर से जल्दी आ गया था। खाला किचन में थी। मुझे खुशी थी कि आज मेरी भी छुट्टी हो गई है। मैं भाग कर गई, मसूद के मैले कपड़े इकट्ठे किए और मशीन में डालने ही वाली थी कि शर्ट की जेब में मुझे कुछ महसूस हुआ। जब खोलकर देखा तो हैरान रह गई। किसी लड़की का खत था जो उसने मसूद को लिखा था कि तुम्हारे दोस्त डॉक्टर ने मुझको मुश्किल में डाल दिया है, वो मुझे दवा नहीं देता, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज़ तुम मुझसे बहुत जल्द शादी कर लो वरना मैं बदनाम हो जाऊंगी। ये पढ़ते ही मेरी अजीब हालत हो गई। खत वापस जेब में डाल दिया और आकर लेट गई। सोचने लगी कि क्या मामला है। क्या वो मसूद की दोस्त है? क्या मसूद इस लड़की से शादी करेगा? और क्या ये इतना बुरा है? यकीनन न जाने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया होगा। समझ में नहीं आ रहा था कि इस खत को पढ़ने के बाद मेरी क्यों ऐसी हालत हो गई कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे जो थमने का नाम नहीं लेते थे। मैंने सोच लिया था कि अब कभी भी इस घर की बहू बनने के ख्वाब नहीं देखूंगी। आजकल के लड़के बर्बाद किसको करते हैं और शादी किसी और से करते हैं। जहां तक हो सका मैं मसूद से दूर रहूंगी और मैं हिफाजत करूंगी। लेटे लेटे दफतना मुझे ख्याल आया कि अगर ये खत खाला ने निकाल दिया तो मसूद के लिए अच्छा ना होगा। ना सिर्फ इसका असफाश होगा बल्कि वो खाला की नज़रों से भी गिर जाएगा। तभी मैं उठी। मैंने खत मसूद के मैले करते की जेब से निकाल कर अपने पास रख लिया। खाला मेरे कमरे में आए। देखा मैं लेटी हूँ। वो समझी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मैं बिला वजह लेटती ना थी। वो खुद जाकर कपड़े धोने वाली थी कि मसूद आ गया। शायद इसको खत याद आ गया था। इसने जल्दी जल्दी अपने मैले कपड़े देखे। खत इसको ना मिला। माँ से पूछने की इसमें जुर्रत ना थी, मगर वो समझ गया कि खत माँ के हाथ नहीं लगा क्योंकि खाला के चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात न थे। तभी वो मेरे कमरे में आ गया। इसमें मुझे आवाज़ दी, नीमा सुनो, उठो, क्या तुम जाग रही हो? इसकी आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठी। समझ गई कि वो क्यों आया है, क्योंकि आम हालात में वो मेरे कमरे में नहीं आता था। क्या तुमने मैले कपड़े मेरे कमरे से उठाए थे? इनने। अभी इसने फिक्रा मुकम्मल भी नहीं किया था कि मैंने दराज खोली और ख़त इसको दे दिया। ख़त को उसने मुट्ठी में ले लिया लेकिन इसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। क्या तुमने इस ख़त को पढ़ा था? जी हाँ। मैंने इस बात में सर हिला दिया। लम्हा भर तक मुझे घूरता रहा। मैंने सर झुका लिया। मेरी आंखें फर्श को देख रही थीं जैसे वो नहीं, मैं मुजरिम थी। अचानक मेरी सिसकी निकल गई।
पिट पिट आंसू फर्श पर गिरने लगे। वो तस्वीर हैरत बना खड़ा था। तुम क्यों रो रही हो? क्या किया है तुमने? वो पूछ रहा था अपने किसी की जिंदगी बर्बाद की। आपको रहम नहीं आया? दुख नहीं होता आपको किसी को दुख देकर? खुदा जाने मुझ में ऐसी ताकत कहाँ से आ गई थी जो मैं बोलती जा रही थी। हैरत थी कि मसूद जो इस कदर तनक मिजाज और मगरूर आदमी था, इस वक्त मेरी बातों को खामोशी से क्यों कर सुन रहा था। जब मैं बोल चुकी तो इसने कहा, तुमको किसी लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों है? तुम नहीं जानती कि वो अच्छी लड़की नहीं है, वरना मैं ज़रूर इससे शादी कर लेता। बहरहाल तुम इस मामले को दबा दो और किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना, समझी? ये कहकर वो मेरे कमरे से निकल गया। इसके बाद 2 दिन तक मेरे सामने ना आया। उन्हीं दिनों अब्बा जान आ गए। वो खाला से मेरे लिए कोई फैसला कुन बात करने आए थे। उन्होंने कहा, आपा तुम तो जानती हो कि नीमा की सौतेली माँ इसकार हिना अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बीमार रहता हूँ, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, मैं दिल का मरीज हूँ। तुम इस बारे में सोचो, इसकी शादी करनी है। खाला उनका मतलब समझ गई। बोले, मैं दिल से चाहती हूँ अपनी मरहूम बहन की निशानी को हमेशा गिले से लगा कर रखूँ, लेकिन मसूद को राह पर लाना मुश्किल नजर आता है। 2-4 बार इस मसले पर मैंने इससे बात करने की कोशिश की है, वो हर दफा टाल मटोल कर जाता है। तुम कुछ दिन ठहर, वो राह पर आ जाएगा, फिर इस बच्ची को बाहर धक्का देने की जरूरत ना रहेगी। मसूद इसके बाद काफी बदल गया। हर वक्त घर में रहता, लेकिन मीर सुनना न करता। जब मैं खाना लेकर कमरे में जाती, वो बाहर निकल जाता। जब मैं बाहर आती तो वो अंदर चला जाता। मुझको बाबा ख्याल आता, काश मसूद ये पहले ऐसा ही रहता। आखिर ऐसा क्या मसला है कि मुझसे दूर भागता है? अबू बीमार हो गए तो मुझे बलवा भेजा। खालू मुझे घर छोड़कर आ गए। अम्मी ने जाते ही मेरी बुरी हालत कर दी। बातों बातों में कलेजा छलनी करने लगे कि कम बख्त बुद्धू कहीं की। मसूद को माइल ना कर सकी। क्या मिट्टी का माधु है तो? तुझको तेरी खाला के पास इसलिए रखा था कि इसका लड़का तुझको पसंद कर लेगा। वो दौलतमंद लोग हैं। जरा तुझ में कोई बात होती तो आज ऐश करती। हम तो तेरी शादी नहीं कर सकते। इतने रुपए कहाँ मेरे पास? वो ऐसी बातें करती और मैं छप छप कर आंसू बहाती कि कहीं अब्बा ना सुन ले। वो बीमार है, इनको और भी सदमा होगा। उन्हें क्या बताती कि मैंने मसूद से शादी नहीं करनी। इसको जिस चीज की जरूरत थी वो इसको मिल गई थी। मुझसे शादी करके इसको क्या मिलेगा? अबू की बीमारी जानलेवा साबित हुई। मेरी बदकिस्मती के वो चल बसे। ये सहारा भी मेरा टूट गया। अतनार हुई के आसमान भी रो दिया होगा। अबू की वफात के बाद 3 माह तक सौतेली माँ के घर रही। सौतेले बहन भाइयों और माँ की खिदमत करती रही। माँ इन दिनों काफी गमज़दा रहती थी। एक दिन खाला और खालू आए। माँ से कहा, हम नीमा का रिश्ता लेने आए हैं। वो खुश हो गई। वो जैसी भी थी, लेकिन दिल से चाहती थी कि मैं अपने घर की हो जाऊं और खाला की बहू बनूं। शायद उन्होंने मसूद को मना लिया था और अब वो मेरी शादी आज से कर रहे थे। जिस दिन शादी थी, मैं सुबह से बेहोश हो गई थी। आज सगी माँ के साथ साथ अबू भी याद आ रहे थे। वो होते तो सर पर हाथ रखकर मुझे रुखसत करते। शादी सादगी से हुई, कोई ज्यादा एहतमाम न हुआ। बाराती भी कम थे। ये मसूद की मर्जी थी कि शादी धूमधाम से न हो, लेकिन बुरी बहुत अच्छी थी। इतनी कीमती और खूबसूरत के महल्ले की औरतों ने देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जब मुझे दुल्हन बनाकर आईना दिखाया तो मैं हैरान रह गई। आज पता चला कि मैं तो मसूद से भी ज्यादा खूबसूरत थी। कमरा खूब सजा हुआ था। ये वही कमरा था जिसमें मैं नौकरानियों की तरह सफाई और झाड़ू पोंछा किया करती थी और उस कमरे में डरते डरते कदम रखा करती थी। अचानक मुझे खत वाली बात याद आ गई। रोने लगी। तभी दूल्हा ने कमरे में कदम रखा, मेरा घूंघट उठाने से पहले हीरे की अंगूठी उंगली में पहनाई और कहने लगे, नया तुम मेरी जीवन साथी ही नहीं, मेरी राजदार भी हो, गमगुसार भी बन के रहना।
उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और कैद नया की लड़कियां देखे, मगर किसी में वो बात नहीं जो तुम में है। सभी तुमको मिट्टी का माधु कहा करते थे। आज कोई मेरे दिल से पूछे कि इस मिट्टी के माधु में दिल सोने का है और ये कितना जानदार और कितना कीमती है। उनके लबों से ऐसे बोल सुनकर शशदर रह गए। यकीन नहीं आ रहा था वो जो ऊपर से बेजार रहते थे अंदर से किस कदर मुझसे मोहब्बत करते थे। कब नफरत तर्क करके उन्होंने मुझसे मोहब्बत की, ये मुअम्मा आज तक हल नहीं हो सका।